So our today's topic is biological classification. This is आदर्श आलिया प्लेटफॉर्म जिस पर हम बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं जो एमएससी सेमेस्टर 1 की लड़कियां कह रही हैं। इसके पहले क्लास में हमने डिस्कस किया था सिस्टमेटिक्स एंड टैक्सोनॉमी और इसका एक्सटेंडेड क्लास है आज का हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स ये लास्ट क्लास को अगर हम रिकॉल करें तो ये सिस्टमेटिक्स से एक ब्रॉडर एस्पेक्ट जो इंक्लूड करता है टैक्सोनॉमी, इवोल्यूशनरी प्रोसेस एंड फाइलोजेनी, दैट इज द एंसेस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आता है। टैक्सोनॉमी जब हम पढ़ते हैं तो टैक्सोनॉमी इंक्लूड करता है अगेन 3 मेजर हेडिंग्स, रादर यू कैन से द क्लासिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, कैटेगराइजिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जिसका जो बिगिन करता है फर्स्ट स्टेप इज द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड देन नॉमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन इज टू सेलेक्ट द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनिज्म जिसके बारे में आपको जानना है, जिसको क्लासिफाई करना है। उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म और उससे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम जानेंगे, दैट इज द ब्रॉडर कैटेगरी और क्लासिफिकेशन प्रोसेस शुरू होगा, दैट starts from the higher categories or the broader categories or the vast वास्ट इसका जो बैक है उसमें छोटे छोटे कैटेगराइजेशन, छोटे छोटे ग्रुप्स बनते हैं एंड ईच ग्रुप इज नाउ रेफर्ड एज, एक ग्रुप को टैक्सॉन कहते हैं और बहुत इन सारे ग्रुप्स को एक साथ हम टैक्सा कहेंगे, जिनमें कैटेगराइज किया जाता है इंडिविजुअल को और स्मॉलेस्ट ग्रुप में आने तक के प्रोसेस को क्लासिफिकेशन प्रोसेस कह सकते हैं या हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं या हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमी कह सकते हैं। और उसके बाद लास्ट और या लास्ट बट 1-2 स्टेजेस मिला करके इंडिविजुअल को, ग्रुप को, लिविंग बीइंग को एक पर्टिकुलर नेमिंग की जाती है एक ग्लोबल प्रोटोकॉल के हिसाब से, दैट इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। दिस नोमेनक्लेचर इज सेपरेटली अ बिग प्रोसेस, दैट इज इनमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व किए जाते हैं और उसको बायनॉमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जो आपने जो दिया हुआ है उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी आज डिस्कस करेंगे, लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, लीनियर कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन को देखेंगे जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन है, बट इसका जो एडवांस लेवल है जिसमें बायनॉमियल नोमेनक्लेचर आता है उसको हम कंप्लीट करेंगे अगले क्लास में। So this is start with the biological classification, which can be defined as a scientific procedure of arranging the organism in a hierarchical group of groups and subgroups on basis of their similarities and dissimilarity. Similarities क्या है, dissimilarities क्या है, साइटोलॉजिकल बेसिस उनका क्या है, उनमें नंबर ऑफ सेल्स कैसे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन क्या है। ये 4 मेन कैटेगरीज हैं, मेन बेसिस हैं जिनके बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, हम उनको उनकी ग्रुपिंग करते हैं। एंड these 4 groups are type of cell or the number of cell, that is a unicellular or acellular or multicellular, prokaryotic or eukaryotic. Then the mode of nutrition may be autotroph, may be heterotroph, अपने आप खाना बनाते हैं तो वो autotroph हुआ, अगर वो बना बनाया खाना लेते हैं जैसे सिंथेसाइज्ड फूड लेते हैं, खाना को सिंथेसाइज करते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस, तो वैसे प्लांट्स होते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। these all points we have discussed already when we were doing taxonomy and these are the recallings. तो जो क्लासिफिकेशन का मेन बेसिस होता है that is the number of cell, type of cell, mode of nutrition and level of organization and development of organs. So this classification is done on the basis of selecting at least some characters in common. ये सारे 4 जो पॉइंट हैं इनको ध्यान में रखा जाता है कैटेगराइजेशन करने के लिए, और जब उनको कैटेगराइज करते हैं तो ये ध्यान रखते हैं मेनली ये 4 फील्ड्स कंसिडर किए जाते रहे हैं शुरू से, स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस को मेनली इन कैरेक्टर्स को कॉमनली सेलेक्ट करते हैं। हर लेवल को कहते हैं टैक्सा और टैक्सॉन,
एंड द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी, जो कि दो ग्रीक वर्ड से निकला है, दैट इज अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ. Taxis is arrangement and nomos is law. Now this is the three steps in taxonomy, where as we have seen, classification, identification and nomenclature. Then classification is establishment of hierarchical system, that is categorization of the individuals at different levels, जिसको हम टैक्सॉन या टैक्सा के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. और इस तरह के लेवल वाइज, स्टेप वाइज categorization को हम कहते हैं hierarchical system or hierarchical system. And then the organism is identified and it is nomenclatured, that is इसका nomination करते हैं according to the global protocols. That is the classification. Now this is the history of the classification. Classification की history पॉइंट वाइज हम जिस बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर रहे हैं, एक एक पॉइंट पढ़ के, ये आपके नोट्स के लिए मैं बार बार कह रही हूँ. बहुत ही इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की, जो शुरू हुई है अरिस्टोटल के समय से, जब अरिस्टोटल ने बहुत ही सिंप्लीफाइड रूप में उन्होंने सिर्फ दो कैरेक्टर्स कॉमन में कंसिडर किए थे, और तब ब्लड का कलर, ब्लड का पिगमेंटेशन, दूसरे बॉडी फ्लूइड, इतना डिटेल्स बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं पता था. तो एरिस्टोटल ने जनरल नॉलेज के आधार पर बहुत ही कॉमन दो कैरेक्टर चुने थे, कलर ऑफ ब्लड, विथ और विदाउट ब्लड कहिए, या एक सर्कुलेटरी मीडियम जो कलर्ड था तो उसको रेड कलर में है, उनको एनिमलिया में रखा, और अगर वो रेड कलर नहीं है उस ब्लड का या उस मीडियम का, तो उनको प्लांट्स में रखा. तो ये टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन कहा गया, गिवन बाय अरिस्टोटल. उसके बाद 17th सेंचुरी में एक कैरोलस लिनियस, जिसको हम लोग टैक्सोनॉमी करते समय बहुत डिटेल में देख चुके हैं, जिनको हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार क्लासिफाई किया ऑथेंटिक ग्रुप्स के बेसिस पर, ऑथेंटिक नंबर्स के बेसिस पर, कैरेक्टर्स के बेसिस पर प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग क्लासिफाई किया, और प्लांट्स का अलग ग्रुप्स बनाया और एनिमल्स को 6 ग्रुप्स में रखा, वर्म्स, इंसेक्ट्स, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स. हालांकि ये जो क्लासिफिकेशन था, जो पहला ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन था, जिसके लिए ये क्लासिफिकेशन पब्लिश हुआ सिस्टेमा नेचुरी में, कैरोलस लिनियस ने अपना एक बुक पब्लिश किया, जिसके बेसिस पे उनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की उपाधि दी गई. इसका 10th पब्लिकेशन पब्लिश हुआ था 1758 में, और उसको बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन माना जाता है. अब उसके बाद उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आए. हैकल ने 1866 में 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया. उसके बाद एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया. इन 1969 एक बहुत ज्यादा ऑथेंटिक ग्रुप क्लासिफिकेशन, जिसको बहुत ही वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया गया, जिसको अभी तक बेसिकली, जिसको मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन की तरह एक्सेप्ट किया जाता है, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके हिसाब से 5 किंगडम में बांटा गया एनिमल किंगडम को. मोनेरा, दैट इज द प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, these are the true यूकैरियोट्स, जिनमें ट्रिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेल्स के, बट नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ये डिवीजन हुआ है. देन प्लांट्स, देन एनिमल्स, एंड देन फंजाई. Fungi is the last group now according to the latest concept. Then again our Carl Voss in 1977, he has again supported this 3 kingdom classification, but उन्होंने 16S, 18S राइबोसोमल आरएनए की सीक्वेंसिंग की बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन को सपोर्ट किया, और कार्ल वॉइस ने एक नया कंसेप्ट दिया, जिसके हिसाब से एग्जैक्टली अगर कहिए तो ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जिसमें से 6 किंगडम में 3 का हायर फॉर्म्स की एक और बड़ा ग्रुप बनाया गया, दैट इज एक लार्जेस्ट ग्रुप बनाया गया, दैट हैज बीन रेफर्ड एज डोमेन. जो लेवल्स ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या टैक्सोनॉमी में सबसे हाईएस्ट ग्रुप को माना जाता था किंगडम, बट कार्ल वॉस ने उसके ऊपर एक और लेवल प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने पूरे एनिमल किंगडम को 3 ग्रुप्स में बांटा, बैक्टीरिया, यूकैरिया एंड आर्किया.
उल्टा इसको पढ़ सकते हैं, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकेरिया शुड बी, द सीक्वेंस शुड बी आर्किया सबसे पुराना, उसके बाद प्रोकैरियोट्स एंड देन यूकैरियोट्स, and these three domain were considered as archaea, bacteria and eukarya, और इनके बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया. नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू, ये आप लिंक में जाके खोज सकती हैं topaz.com में, इसमें क्लासिफिकेशन का बहुत अच्छे से टेबल वाइज दिया हुआ है, 2-3 टेबल में. आप अगर आपको अपना आंसर करने का लिंक खोजना हो तो स्टूडेंट्स यू कैन फाइंड आउट, यू कैन गो ऑन topaz.com. ये एक स्लाइड मैंने वहां से सेलेक्ट किया है जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे. टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जस्ट टू टेल यू द हिस्ट्री. अरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल के रूप में बांटा, दैट इज हियर प्लांटी एंड एनिमालिया. इसमें ब्लड स्टेन्स के, ब्लड के कलर के ऊपर 2 ग्रुप बनाया उन्होंने. उसके बाद आया प्रोटिस्ट को ऐड किया गया बाय अर्नस्ट एंड हैकेल, and three kingdom classification, Protista, Plantia and Animalia. Then 4 kingdom classification was proposed by Copeland. In 1956 he has been proposed, and then is the Whittaker. 4 kingdom classification is Monera, Protista, Plantia and Animalia. Monera prokaryotes हो गए, Protista यूकैरियोट हुए, बट इनका जिनको आप ए सेलुलर कहिए या यूनिसेलुलर कहिए वो हो गए. प्लांटी प्लांट्स एंड एनिमालिया एनिमल्स. नाउ इन आर.एच. विटेकर 1969 में इन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिया जो अभी तक में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है. 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमालिया. मोनेरा हो गए बिल्कुल प्रिमिटिव एनिमल्स या प्रोकैरियोट्स. प्रोटिस्टा हो गया इंक्लूडिंग एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ हैं, उसके अलावा और बहुत सारे प्लांट ग्रुप्स हैं, बहुत सारे एल्गी हैं, माइक्रोब्स हैं, जिन दे आर प्रोटिस्टा. देन फंजाई एंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स जो कि प्लांट से भी अलग है. उनके कुछ ऐसे कैरेक्टर्स बाद में स्टडी किए गए जिनको प्लांट से अलग करके उनको एक डिफरेंट एनिमल किंगडम में ग्रुप बनाया गया. Then plants and then animal. So this is the 5 system classification, and last is the 3 domain divided into 6 kingdom group that we have seen earlier. ये 6 group है इनका, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया. आर्किया में आता है एक किंगडम आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आता है एक किंगडम यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में 4 किंगडम आते हैं, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. So this is the very interesting history of the plants. Now ये 2 नाम है, इनामा एंड एनीमा. ये विथ रेड ब्लड कार्पसल, अरिस्टोटल ने नाम दिया था. जो रेड लाल रंग के खून जिनमें उनको एनाइमा कहा, और जिनका रेड कलर नहीं था ब्लड का या सर्कुलेटरी मीडियम का उसको एनाइमा कहा. So this is the unique characteristic given by or proposed by Aristotle. So this is the 6 system classification. Now these are the features of plantae and animals. These points are specifically meant for your notes. 3 kingdom classification, 4 kingdom classification that we have already seen. Then 5 kingdom classification. इस सिस्टम को आप मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन में हम इसको मानते हैं. 1969 में प्रपोज किया था आर.एच. विटेकर ने, और यहाँ पर जो कैरेक्टर्स कंसिडरेशन में किए गए थे, सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे होगा, एंड देन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप. और इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को, इसके जस्ट बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में. इस मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से टैक्सोनॉमी को 3 तरह के भागों में बांटा गया. ये पूरी हिस्ट्री, और उसके बाद विटेकर को कंसिडर करते हुए टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, अलग से मेंशन किया हुआ है, दैट वी विल सी, जिसमें आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट हम देखेंगे. सो विद टू एंड दिस हिस्टोरिकल एक्सप्लेनेशन एंड सिग्निफिकेंस, द 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, एज वी हैव ऑलरेडी सीन, कार्ल वोल्स के हिसाब से 3 डोमेन सिस्टम उन्होंने एक्सेप्ट किया, और
लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जब हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन स्टैब्लिश किया गया तो उसमें सबसे हाईएस्ट लेवल माना गया 3 डोमेन सिस्टम को, जिसमें पहले 3 डोमेन बनाए गए। इन 3 डोमेन में अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए, आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। आर्किया का सिंगल किंगडम माना गया आर्की बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सिंगल किंगडम माना गया यू बैक्टीरिया, और यूकैरिया में 4 किंगडम दिए गए, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया, प्लांटी एंड फंजाई. So this is the most modern, most widely accepted and a bit modified form of R.H. Whitaker's 5 system classification. So these are the 2 systems. 6 system classification है, जिसमें एक ग्रॉस रूट में है आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमैलिया एंड फंजाई. इनको अगर आप कंबाइन कर दीजिए तो ये 5 सिस्टम विटिकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएगा. दीज आर 5 किंगडम: algae, fungi, plants, animals and bacteria. So whatever the condition you accept, so this is about the classification, levels of classification. Now the types of taxonomy, as I have already told, Whitaker के और Carl Woese के explanations के बाद टैक्सोनॉमी को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है: आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जिसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को मोस्ट मॉडर्न टाइप कहा जाता है. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, एक्चुअली आर्टिफिशियल का ये मतलब नहीं है कि कुछ आर्टिफिशियल, क्लासिफिकेशन इटसेल्फ इज अ ब्रांच जिसमें कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं है, बल्कि दिस इंटायर ब्रांच ऑफ क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स is based not on experimentation, rather on studies of and surveys. सर्वेज करके, स्टडीज करके जिस ब्रांच को स्टैब्लिश किया गया है वो है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जिसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का मतलब यहाँ पे कैरोलिस लीनियस का ये कहना था कि उन्होंने वो बड़े बड़े कैटेगरीज में उन्होंने ग्रुपिंग की ऑर्गेनिजम्स की, और उनका दैट हैज बीन पब्लिश्ड इन हिज 4th to 10th एडिशन में 1753 से 58 के बीच में, 1758 में 10th एडिशन ऑफ बुक उनका आया था, सिस्टेमा नेचुरी, जिसके बेसिस पे, जिसमें बहुत सारे जो फैक्ट्स इसमें एक्सप्लेन थे उनको बहुत वाइडली एक्सेप्ट किया गया, और उस बेसिस, इस बुक के बेसिस पर लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी का रैंक दिया गया है, उपाधि दी गई है. एंड दिस टैक्सोनॉमी, अकॉर्डिंग टू दिस taxonomy, C. Linnaeus has outlined an artificial system when he listed and described the species of, he has described 7,300 species arranged in 24 classes, mostly on the basis of number and union of the organisms, that is explained as adhesion and cohesion. And then they have further divided this 7,300 स्पीसीज को 24 क्लासेस में, और उसके बाद उन क्लासेस को ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया. और लीनियस का बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, गोनाडल कैरेक्टर्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, और इसीलिए इस सिस्टम को सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहा गया है. दिस सिस्टम continued to be accepted for more than 100 years even after the death of C. Linnaeus. However, system could not hold good for long time as several objections were made later. बहुत दिनों तक ये सिस्टम एक्सेप्ट हुआ, बट नॉट फॉर एवर. इसके बाद फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन आया, दैट इज द नेचुरल क्लासिफिकेशन. इट वाज प्रपोज्ड बाय एंटनी in 1789 and it was supported by Bentham and Hooker in 1880. And it was published in Genera Plantarum, another famous book. But the main thing is here that this book was published on basis of classification of plants only. सिर्फ प्लांट्स को, इस प्लांट डाइवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया है इस बुक में, इसलिए इस बुक को बॉटनिस्ट ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है. बट सो फार एज ज़ूलॉजी इज कंसर्न, इस क्लासिफिकेशन बेसिस से ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला है मॉडर्न कंसेप्ट में फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जो 3rd टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है,
जिसको पोस्ट डार्विनियन एक्सप्लेनेशन भी कहते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है properties such as morphology, cytology, phytochemistry, embryology, anatomy. These are the branches which are applied to find similarities and dissimilarities and affinities among the organisms. And in this system, homology is considered through the study of internal and external structures. Homology मतलब एक दूसरे का origin of organs and their identities in their function. This is the relationship of comparable structures having derived from a common form. So this is the natural system जिसको animal world में थोड़े modifications के साथ accept किया गया है after the publication of Origin of Species in 1859 by Charles Darwin. Charles Darwin ने अपने Origin of Species नाम की एक book निकाली जिनमें उन्होंने, आप सुनी होंगी, डार्विनिज्म के नाम से जिसको कहा गया, किस तरह से ओरिजिन स्पीसीज का, किस तरह से ओरिजिन हुए, किस तरह से स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया गया। 4 बेसिस इसके बनाए गए थे, दैट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन एंड देन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये इन चार पॉइंट्स के बेसिस पर इस बुक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला था। और इस बुक में जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उस क्लासिफिकेशन को बहुत वाइड एक्सेप्टेंस मिला है, क्योंकि इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक इंपॉर्टेंस दिखाए गए हैं थ्रू द क्लैडोग्राम्स, क्लैड्स, क्लैडिस्टिक्स. These are the terms which had been used for this modern method of classification, which has been referred as phylogenetic system of classification. This phylogenetic system of classification is based on evolutionary history, evolution of life, and it shows the genetic relationships among the organisms. It is based on phylogenetic system में phylogenetic trees बनाई गई हैं। evolutionary trees आपने बहुत जगह, हम लोगों ने इसके पहले डिस्कस किया है। उन evolutionary trees को accept किया गया है as उन evolutionary trees के branches के रूप में clades को यूज किया गया है, और उस clades और evolutionary cladistics को यूज करके cladograms बनाए गए, और इस तरह से एक cladogram, cladistics और clades के बेसिस पर phylogenetic ancestry को explain करता हुआ जो system classification का है, that is the most modern way of classifying the organism. That is a systematic framework in classification in which taxonomic groups are arranged in definite order from higher to lower categories, and that systematic framework has been called as taxonomic hierarchy. And this system you can see here, ये एक क्लैडोग्राम है। दिस इज द क्लैडोग्राम, एक बनाया गया जिसमें कि एक कॉमन एंसेस्टर है, जिस एंसेस्टर से इवॉल्व हुए होंगे रेप्टाइल। इन रेप्टाइल से डिफरेंट ग्रुप्स, हर रेप्टिलियन ग्रुप्स इवॉल्व हुए हैं। ऑन वन हैंड बर्ड्स इवॉल्व हुए हैं और दूसरे हैंड पर मैमल इवॉल्व हुआ है। सो दीज लेवल्स आर द क्लैड्स एंड दिस इज द फाइलोजेनेटिक ट्री। इस तरह से फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया गया to show the most modern concept of classification, that is the phylogenetic mode of classification, जिसमें अगर हम मान के चलें कि species 1, species 2 और species 3 ये 3 आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स हैं जिनको हमको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले उनको हमने आइडेंटिफाई किया, उनकी एंसेस्ट्री स्टडी की गई, इन तीनों का कॉमन एंसेस्टर पहले फाइंड आउट किया गया। दिस इज द क्लैडिस्टिक एंड द क्लैडोग्राम मेथड फॉर्मेशन। These are the clades and this is the cladistic ancestry। पहले इनके कॉमन एंसेस्टर पाए गए और ये देखा गया कि स्पीसीज 3 का एक एंसेस्टर बिल्कुल अलग ब्रांच है, और स्पीसीज 1 और 2 का एक कॉमन एंसेस्टर है, जिससे कि स्पीसीज 1 इवॉल्व हुआ है एक वन लाइन ऑफ इमरजेंस पर, और दूसरे लाइन ऑफ इमरजेंस पर स्पीसीज 2 इवॉल्व हुआ है। So this is the most modern concept of classification, most modern way of classification, that is that has been based on the creating these cladograms, including the clades and cladistics. And this is the hierarchy of classification, जिसमें broader group सबसे बड़ा group है। This is the 8th system level of classification,
दैट इज डोमेन, सबसे बड़ा ग्रुप डोमेन को माना गया, देन किंगडम, देन फाइलम, देन क्लासेस, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड स्पीसीज। तो ये 8 सिस्टम में मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट सबसे बड़ा ग्रुप मानते हैं किंगडम को, बट कार्ल वो उसने जैसा हम इसके पहले देख चुके हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में 3 डोमेन बनाए, और वो 3 डोमेन बस उन्होंने ही एक स्टैब्लिश किया है, एंड आफ्टर दैट दी 7 स्टेप्स आर देयर। और इसमें से जब आप ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना शुरू करते हैं, ब्रॉडर और हायर टू लोअर लेवल तक जाते हैं, तो फाइनली दिस जीनस और जेनेरा एंड स्पीसीज मिला करके ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को एक पर्टिकुलर ग्लोबल प्रोटोकॉल के हिसाब से एक नाम दिया जाता है, एंड दैट वे ऑफ नेमिंग इज कॉल्ड एज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, जिसमें एक जीनस का नाम होता है, एक स्पीसीज का नाम होता है। जीनस को कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्पीसीज को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और इस सिस्टम को कहते हैं बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। इस बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है स्टडीज में, बायोलॉजिकल स्टडीज में, आपसी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने में, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करने में, रिलेट करने में, और अब इनको हम आइडेंटिफाई करते हैं along with the modern classifications also. So this is the classification, and now the significance of biological classification is the last topic. क्यों हमको पढ़ना चाहिए biological classification? It eases the process of studying the millions of diversities or biodiversity present. It helps to understand the relationship and or the interrelationship. It helps to understand the features, similarities, differences between living organisms, how they are grouped together. This is the main significance. It helps to know the origin and evolution of organism, and now it is based on recovering the relationship between species up to molecular level, for physiological level पे, morphological, anatomical level पे तो स्टडी पहले से की जाती रही है। उसके बाद साइटोलॉजिकल लेवल आया, एम्ब्रियोलॉजिकल लेवल आया, एंड नाउ द मोस्ट मॉडर्न कंसेप्ट इज द मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर, डीएनए के सीक्वेंसिंग के स्ट्रक्चर, हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग मेथड्स वगैरह से कॉमन एंसेस्ट्री एंड स्टैब्लिश की गई है। एंड सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, as it is a tough task with endless range of biological variations with different degrees of confrontations on patterns attributable to evolutionary history. With this ends the biological classification and its modern concept. In the next class, we will see hierarchy of classification and the binomial nomenclature, किस तरह से इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के हिसाब से, ग्लोबल प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को बांटा गया है। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अगर आप देखिए तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन कम है, बट इसमें जितने कन्फ्रंटेशन हैं, अभी करीब 2 मिलियन स्पीसीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, बट अभी कहा जाता है कि अभी 10 to 100 million species are still are due to be identified as the species. अभी तक इतने species, that is an endless process है। और इसके साथ साथ अभी हम देख रहे हैं एक जो अब आज के डेट में ज़्यादा वाइब्रेंट कहिए या ज़्यादा रिगरस पाया जा रहा है, दैट इज द एक्सटिंक्शन प्रोसेस भी अब साथ साथ चल रहा है, जो फिलहाल हाल के समय में काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट भी होते चले जा रहे हैं। सो दीज ऑल टुगेदर दे क्रिएट वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज द क्लासिफिकेशन। सो थैंक यू। आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानना हो, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कोई और टॉपिक थोड़ा पर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं, या कोई और टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो प्लीज़ write down in the comment box. Do give suggestions. Click the bell button to get notified जब मेरा नया सिस्टम आए तो उनको अब नोटिफाइड करने की प्रोसेस में भी मैं हूँ कि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
सो दीज आर, मैं भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, बट गिव मी सजेशन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इफ यू लाइक. So thank you.